तो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम न्यू थ्रेट टू सिक्योरिटी। इसके अलावा यानी कि आर्म्स, वेपन्स और जो वॉर है उसके अलावा भी कुछ और दिक्कतें हैं वर्ल्ड लेवल पे, जिसको यूनेस्को, हू, आईएलओ, आईएमएफ ये लुकआउट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सब यूएन, यूनेस्को तो यूएन का ही पार्ट है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री को ज़रूरत होती है लोन की, पैसों की, तो वो हेल्प करते हैं। फिर ये देखो डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो डब्ल्यू एच ओ के अंडर जो इंटरनेशनल लेवल पे या बड़े लेवल पे हेल्थ इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो गरीब पुअर कंट्रीज़ हैं स्पेशली इन अफ्रीका, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिसिन्स फ्री अवेलेबल कराना। जैसे भी कोरोना के टाइम पे डब्ल्यू एच ओ से काफ़ी बड़ी हेल्प थी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें कुछ यूएनओ के हैं, और इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखती है यूएन, ह्यूमन राइट्स को भी देखा जाता है। कहीं पर अगर ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी कंट्री में, तो वो भी एक थ्रेट है सिक्योरिटी से, ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो वो भी यूएन देखेगी या इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले थे सम न्यू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। इसके अलावा भी यानी आर्म्स और वॉर या वेपन्स के अलावा भी और क्या दिक्कतें हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो पॉवर्टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि एमंग द की थ्रेट्स टू सिक्योरिटी पॉवर्टी रिमेन्स द बिगेस्ट चैलेंज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2000 वॉज एस्टिमेटेड एट 650 करोड़। अभी तो 700 करोड़ से ऊपर हो गई है, आई थिंक 700 करोड़, हाँ। और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव्ड इन ईस्ट एशिया, जैसे कि स्पेशली ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना साइड हुआ, और साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका। बेसिकली अफ्रीका में काफ़ी गरीबी है। सोमालिया, केनिया, सब मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीका छोड़ के, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ये भी एक थ्रेट्स है। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स indicated that year 2050 there could be roughly 50% increase in human population। देख रहे हो, यानी 650 अगर 2007 से 2050 का कंपेयर करें, तो कहा जा रहा है कि 2050 से 2007 और 50 से कंपेयर करें तो 50% पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यानी 300 समथिंग करोड़ और बढ़ जाएगी। इतना ज़्यादा आगे चलकर पॉपुलेशन का ये होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाली है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, पॉवर्टी पहले से ही है। 800 करोड़ है, उसमें 650 करोड़ दिया हुआ है 2007 के हिसाब से, और 2023 के हिसाब से 802 यानी 802.5 करोड़ है। ठीक है ना। तो सोच लो कितनी, यानी कि 2007 से 2024 आने तक के 150 करोड़ बढ़ गई है। अभी जो है पॉपुलेशन 2024 में 800 करोड़ है, और 2007 में कितनी थी, 750 करोड़, है ना। तो सोचो 150 करोड़ अभी बढ़ गई, 20 साल भी नहीं हुआ, और अभी 25 साल 26 साल बाकी है 2050 होने में, यानी 200 करोड़ और बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएगा 1000 करोड़ के ऊपर। तो अब इतनी पॉपुलेशन, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है भाई। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी,
ऑयल पेट्रोलियम की डिमांड इतनी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन की डिमांड इतनी बढ़ेगी, माइनिंग की डिमांड इतनी बढ़ेगी, फॉरेस्ट की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए होगी, हमें फ्रूट चाहिए होंगे, हमें ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी तो अर्थ है, तो अर्थ तो लिमिटेड है ना, अर्थ अनलिमिटेड थोड़ी ना है ना। अर्थ कोई वो थोड़ी ना है कि अनलिमिटेड हो। अर्थ तो एक है जिसमें पानी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं। तो वो एक लिमिटेड एरिया है। पॉपुलेशन कब कहाँ से कहाँ पहुँच गई, यानी कि अगर आप आज से 1950 का अगर हम कंपेयर करें, यानी कि आज से 70 या 1947, इसमें जैसे कि जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली थी, अगर इंडिया से हम कंपेयर करें तो 1947 में, तो 1950 का रफली देख लेते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2.5 बिलियन थी, मतलब 200 करोड़ थी। समझे आप। 250, 2 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़ थी, 250 करोड़। और 2007 आते आते तक के 650 करोड़ हो गया। ठीक है, 1990 तक आते आते 500 करोड़ हो गया था। फिर 2000, इसके 10 साल बाद, 20 साल बाद या 15 साल, 18 साल बाद 150 करोड़ और बढ़ गई। तो देखते देखते अगर आप देखोगे कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है इधर, स्पेशली 1950 के बाद तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत हो गई थी, मेडिकल में काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, हॉस्पिटल्स, लिटरेसी, और वॉर कम हो गए थे काफ़ी। पहले वॉर ज़्यादा होते थे, अब कम होते हैं वॉर, मतलब। तो पहले वॉर में भी, वॉर की वजह से काफ़ी पॉपुलेशन ये होती थी, लिमिट होती थी। तो इस तरीके से कुल मिला के पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ऑयल हम कितना निकालेंगे ज़मीन से, ठीक है, जंगल कितने काटेंगे, जंगल फॉरेस्ट काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दो देर हैव बीन इम्प्रेसिव गेन्स इन फ्यू इमर्जिंग इकोनॉमी, स्पेशली इन चाइना एंड इंडिया। तो चाइना इंडिया में काफ़ी रिकवर किया इकोनॉमी में, लेकिन अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हुई। ठीक है, चाइना का काफ़ी पार्ट अभी भी काफ़ी, मतलब चाइना का 30% पार्ट हम कह सकते हैं, 70% पार्ट काफ़ी डेवलप हो गया है। तो वहाँ पर अभी पॉवर्टी बहुत है। ग्लोबलाइजेशन ओनली, पॉइंट नंबर 4 देखो, ग्लोबलाइजेशन ओनली accentuated the rich poor divide between the northern and southern वर्ल्ड। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे तो रिच और पुअर में डिवीज़न हो रहा है। यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न साइड में देखोगे आप काफ़ी लोग डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न साइड में या सदर्न साइड में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखोगे तो काफ़ी पॉवर्टी है। ठीक है, बाकी देखो सेकंड नंबर पॉइंट में डेटा दिया हुआ है कि किस तरीके से 1.2 बिलियन पीपल, यानी कि लगभग 20% पीपल, 25% पीपल लोग हैं ना, वो $1 से भी कम में खर्चे में रह रहे हैं। $1, कितना होता है, 80 रुपये, 75, 80 रुपीज़, 75 रुपीज़। तो इतने कम में लोग खर्चा गुजार रहे हैं पर पर्सन पूरे दिन का। उसी में कपड़े भी हो गया, एवरेज के हिसाब से, यानी महीने का 2000 में खर्चा गुजार रहे हैं, ऐसा सोचो आप। इतनी इतनी पॉपुलेशन को, यानी कि आउट ऑफ 7, अगर अभी के देखेंगे 800 करोड़ है, तो लगभग 250 करोड़ या 200 करोड़ लोग
मंथली उनकी जो अर्निंग है या एक्सपेंसेस है वो 2000 रुपीज़ में उनको गुजारा करना पड़ रहा है, महीने का 2000। सोचो महीने 2000 क्या होता है। उसमें बस कपड़े भी हो गए, खाना पीना भी हो गया, घर के मेंटेनेंस भी हो गया, पढ़ाई लिखाई, कैसे हो पाएगा सब कुछ। लेकिन लोग मजबूर हैं। तो एक चैलेंज है, ये थ्रेट है, ठीक है ना, पॉवर्टी एक। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसी चक्कर में। एथनिक टेंशन, इंसर्जेंट वायलेंस यूजली टेक प्लेस इन सब सहारन अफ्रीका। अगर अफ्रीका कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। होम मतलब कंट्री के अंदर, अपने ही कंट्री में, दो कंट्री के बीच में नहीं, अपने कंट्री में अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और हम बोलते हैं ना कि इंटरनल वॉर होते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं जो आके लूटामारी भी करते हैं, लूट करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्पेशली। सो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब पुअर कंट्रीज़ में काम नहीं मिलेगा, लोग खाने पीने के लिए परेशान हो जाएंगे, तो कहीं और उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लोग हैं वो माइग्रेट होकर डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे। तो लोग चोरी छुपे जाने की कोशिश करते हैं, रिफ्यूजी बन के जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते हैं कि वहाँ का वीज़ा, वहाँ की सारी चीज़ें बेयर कर पाएँ, उतना अफोर्ड कर पाएँ कि एक लीगल तरीके से जा सकें। तो ये एक माइग्रेशन भी का चैलेंज है आज के टाइम पे। सो इन द ब्रीफ द कॉज ऑफ माइग्रेशन फेल इनटू दिस कैटेगरीज। एक तो अर्निंग वाला दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत है। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्यों जा रहे हैं, मेन तो यही रीज़न होता है, मेन रीज़न होता है कमाई, है ना। ये तो हम समझते ही हैं आसपास के लोग, देखो लोग जाते हैं सऊदी, जाते हैं कमाने के लिए पैसे। सेकंड देखो, एपिसोड्स ऑफ वायलेंस एंड सिविल वॉर। जो सिविल वॉर जो मैंने कहा कि अपने कंट्री में ही वॉर चल रहा है अंदर ही अंदर, गवर्नमेंट का अगेंस्ट, या काम नहीं है, गरीब हैं लोग, खाने के पैसे नहीं है, खाना नहीं है, गवर्नमेंट करप्टेड है, तो सिविल वॉर बहुत होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत होते हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं वायलेंस से, तो दूसरे कंट्री माइग्रेट होने की सोचते हैं। ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिप्रेशन, पॉलिटिकल रीज़न भी होता है। पॉलिटिक्स, करप्टेड गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल इश्यूज बहुत हैं, तो वहाँ के लोग एम्प्लॉय माइग्रेट होने की, तो ये रीज़न है माइग्रेट होने के। ये क्या है, माइग्रेट होने के रीज़न है क्यों लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं। रिकरेंट रिस्क फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर भी एक रीज़न होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर होता है, ये हर जगह नहीं होता। कॉमन कॉमन ये रीज़न नहीं, जैसे कि कहीं पर बहुत सुनामी आती है तो बहुत सारे कोस्टल एरिया के लोग जो होते हैं माइग्रेट होने की सोचते हैं। तो लेकिन ये माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो ज़्यादा नहीं होता है, उसी कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं लोग। तो डिसास्टर है, नेचुरल ड्रॉट है, सूखा पड़ जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत होता है। तो सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो फसलें और क्रॉप्स और सब कैसे होंगे, खाना नहीं रहेगा खाने के लिए। तो So we know how thousands of innocent persons, mostly Hindus, fell victim to the militants' bullet in Jammu and Kashmir. The fanatic element forced nearly 3 lakh Kashmiri Pandit flee to Kashmir Valley. तो कश्मीर का एक इश्यूज़ है यहाँ पर। एक टाइम पर कश्मीरी जो पंडित थे उन पर भी काफ़ी ये किया गया था, मतलब एक सिविल वॉर है या फिर रीजनल वॉर। कश्मीर में तो मेनली जो इश्यूज़ है वो रीजनल वॉर है, कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं जहाँ पर लोगों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस
between displaced person and refugee. So if people are forced to leave their hearts and homes and they moved from one place to another within their own country, they are called displaced person. तो बेसिकली फ़िलिस्तीन वाला जो इशू है, तो इसराइल पहले क्या था, वो सब फ़िलिस्तीनी था। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1950 से पहले की बात है, 1940s के टाइम की बात है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ के जो यहूदी, क्योंकि हिटलर है ना, यहूदियों पर काफ़ी जुल्म कर रहा था, यहूदियों को मरवा रहा था, ऐसे ही क्रिश्चियन और यहूदी वाला रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी लाखों यहूदी मारे गए थे, हिटलर ने मरवा दिए लाखों। तो इतना ज़्यादा उस पर उसने ये किया था, क्रूरल्टी की थी, और इतना ज़्यादा मतलब जुल्म किया था। तो वहाँ के काफ़ी उस टाइम के जो उस साइड में, यूरोप साइड में या जर्मनी में, तो यहूदी सब छोड़ छोड़ के इधर आने लगे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी काफ़ी पार्ट में उसका रूल हो गया था, यूरोप के काफ़ी पार्ट में शुरुआत में। तो जहाँ जहाँ यहूदी थे वहाँ वहाँ उसको उनको वो मरवाए दे रहा था। तो वहाँ से छोड़ के फिर फ़िलिस्तीन ने सपोर्ट किया और यहाँ पर रहने की जगह दी। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, फिर इज़राइल कंट्री बनती चली गई और अमेरिका के सपोर्ट से तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जगह धीरे 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 फ़िलिस्तीन के की जगह जो कैप्चर करते चले जा रहे, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेस पीपल, दे आर नॉट रिफ्यूजी। ठीक है। बट दोज फोर्स टू लीव देयर कंट्री बिकॉज देयर इज़ ए वॉर। अगर एक कंट्री में वॉर हो रहा है, किसी और कंट्री ने वॉर कर दिया पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, रिलीजियस रीज़न की वजह से, तो वो कंट्री लोग छोड़ देते हैं वो कंट्री। ठीक है ना, छोड़ना पड़ जाता है, दूसरे कंट्री में सहारा लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं रिफ्यूजी। ठीक है। ठीक है ना, तो रिफ्यूजी क्या होते हैं कि वॉर की वजह से वो छोड़ना पड़ रहा है, और दूसरी कंट्री अगर उसको सपोर्ट कर रही है तो उसको फिर रिफ्यूजी कहेंगे। तो रिफ्यूजी के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनके लिए भी कुछ सिस्टम है जो हेल्प की जाती है उन्हें, रिफ्यूजी को। सो द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, सेकेंड पैराग्राफ, ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज सुपरवाइज अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी। भाई रिफ्यूजी कहाँ जाए, दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, और फिर दूसरी कोई तीसरी कंट्री है उनको सपोर्ट करती है। अभी यूक्रेन के काफ़ी लोग यूरोप की कंट्रीज ने सपोर्ट किया, उनको सहारा दिया, तो वो रिफ्यूजी कैंप बनाए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए कि भाई इन लोग कहाँ जाएंगे। तो यूएन का ह्यूमन राइट्स है ना, यूएन की को देखना पड़ता है कि पूरी कंट्री में तो वॉर हो गया, अब दूसरी बगल कंट्री ने आके अटैक कर दिया, तो जान बचाने के लिए कहाँ जाएंगे। ठीक है। और वो जो डिस्प्लेस पेपर होता है, वो डिस्प्ले पेपर ये होता है कि भगा देना, हटाओ भाई हमारी ज़मीन है, धीरे 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 करके भगा देना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेस पीपल पर्सन। तो ये था रिफ्यूजी का। तो बाय द एंड ऑफ 1994 देयर वर 45 मिलियन रिफ्यूजीज। सोचो। तो धीरे धीरे कुछ साल उनके भी रूल होते हैं, कुछ साल उस कंट्री में रहेंगे तो वहाँ की वो नेशनलिटी मिल जाती है, 10 साल, या अलग अलग कंट्री के अलग अलग हैं, सिस्टम है। तो धीरे धीरे उनको वहाँ की फिर सिटीजनशिप मिलती है। फिर टेररिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि रिलीजन या फिर रीजनल, उससे है ना, मोस्टली रीजनल रीज़न होता है। और
रीजनल भी होता है, रिलीजियस भी होता है। तो टेररिस्ट अटैक होते हैं, सुसाइड बॉम्बर। दिल्ली में देखो एक प्लेन हाईजैक हुआ था, इस पर मूवी भी आई थी। तो बहुत जगह अभी ऐसे ट्विन टावर वाला हुआ था अमेरिका में। तो 2000 से 1999 या 2000 से लेकर 2010 के बीच में बहुत हुए अटैक, टेररिस्ट अटैक। तो उस टाइम उतने लोग तैयार नहीं थे। सुसाइड बॉम्बर ये हुआ कि खुद ही बॉम्ब बांध के आए और ब्लास्ट कर दिया अपने आप को, भरे हुए एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में, क्राउडेड एरिया में। तो फिर धीरे धीरे सिक्योरिटीज़ बढ़ाई गई। प्लेन पहले हाईजैक हो जाते थे। तो 2001 में देखो कितना बड़ा केस, अमेरिका के प्लेन हाईजैक कर रही है कितने सारे। तो फिर सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई कि अब है ना, इधर 4-5 सालों से तो काफ़ी हद तक के ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टेशन जाओगे, प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन जाओगे, आपको सामान चेक कराना पड़ेगा। एयरपोर्ट में कितनी हाई सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इस तरह बिना चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते, एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जा सकते आप। तो ये सब थ्रेट्स हैं, हमें इन सब से बचना है, हमें इनसे सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर एक पर्सन क्रिमिनल भी है, अगर जेल में भी है, तो भी उसको वहाँ के राइट होते हैं कि उसको जेल में खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा हेल्दी खाना मिलना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स हैं, मतलब क्रिमिनल होने के बावजूद भी। तो इसके अलावा भी अगर कहीं गरीब कंट्री है, कहीं कोई ऐसी कंट्री है जहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जहाँ का जो रूलर है वो अपनी पब्लिक के साथ में ठीक नहीं कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ऐसे में यूएन इंटरफेयर करती है, ठीक है ना। तो लोगों को क्या राइट्स है, पॉलिटिकल राइट है लोगों को कि वो अपनी कंट्री में वोट दे सकता है, गवर्नमेंट चुन सकता है, वोट में खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन राइट्स हैं। सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट में फ्रीडम, आज़ादी, अपनी स्पीच, कि आप कहीं पर भी स्पीच दे सकते हो, अपनी थॉट रख सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। भाई ये मेरी थॉट है कि हमारी गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, ये मेरी स्पीच है कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, हमारा रिलीजन। तो ये आप बोल सकते हो सबके बीच में, इस पर आपको रोक टोक नहीं है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी और एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक राइट, सोशल सोसाइटी में रिस्पेक्ट की राइट, की कोई जात के नाम से, कास्ट के नाम से कोई किसी को रेसिज्म नहीं कर सकता है। तो इस तरह का राइट टू मैरी, शादी करने का भी अधिकार है, फैमिली बनाने का राइट है। राइट टू कॉलोनाइज पीपल, राइट ऑफ कॉलोनाइज पीपल एंड एथनिक और अदर माइनॉरिटीज़, जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं। कॉलोनाइज पीपल मतलब जैसे अंग्रेज़, मोस्टली ब्रिटिश या डच, 200 साल, 150, 250 साल से कहाँ कहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई अपनी। तो वहाँ पर लोग रहते हैं, अंग्रेज़ छोड़ के चले गए, ब्रिटिश छोड़ के चले गए, वहाँ के कुछ लोग हैं उनके, वो रह रहे हैं। तो उनको राइट है उस कंट्री में रहने का, और फ्रीडम से तरीके से रहने का पूरा पूरा राइट है। दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी पूरा राइट है। ह्यूमन राइट्स, तो ये राइट्स ऑफ कॉलोनाइज पीपल एंड एथनिक और अदर माइनॉरिटीज़, सोशियो इकोनॉमिक राइट, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट, ये सारे राइट्स हैं। फिर देखो स्पेशल एक केस दिया हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन साउथ अफ्रीका अंडर apartheid, racial discrimination, the black in South Africa had been subjected to। तो ये बहुत बड़ा, साउथ अफ्रीका में काफ़ी बड़ा, नेल्सन मंडेला ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट चलाया था। कई बार काफ़ी साल जेल में रही, जेल में रही नहीं रहे नेल्सन मंडेला। तो जैसे वहाँ के महात्मा गांधी हैं। तो फिर जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उनके लिए उन्होंने लड़ाई की, उनके सारे राइट दिलवाए और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने साउथ अफ्रीका के।
फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तो इंटरनेशनल लेवल पे यूएन इन मैटर्स को देखता है, ठीक है ना। देखो जैसे लिखा हुआ है, ईयर्स एगो इट वाज प्रिज्यूम दैट व्हाट स्टेट डिड टू पीपल वाज इट्स ओन बिजनेस, तो दैट एटीट्यूड चेंज ओविंग द नाजीज atrocities, the UN Charter gives United Nations the authority to enforce human rights। तो अब यहाँ पर यही बोला गया है कि भाई हमारी कंट्री, हमारा शहर, हम कुछ भी करें, यूएन क्यों बोले हमारे कंट्री में आके, तो हमारा इंटरनल मैटर है, तो ऐसा नहीं है। इसको एक स्पेशल राइट मिला है कि अगर आप अपनी कंट्री में अपने लोगों को परेशान करो तो यूएन इंटरफेयर करेगा। तो इस तरीके से सेकेंड, द यूएन इंटरवेंशन इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन फार फ्रॉम बीइंग फेयर। द इंटरनेशनल कम्युनिटी नेकेड despite naked human rights violation, the international community paid little attention to the brutal wars in Sudan and Liberia. Despite naked human rights violation, yet it did choose to act in Somalia। तो बहुत जगह उन्होंने किया है, बहुत जगह नहीं भी काम किया, ऐसा बताया गया कि थोड़ा एफर्ट लगाया है, कहीं पर ज़्यादा एफर्ट लगाया है। तो इन अदर वर्ड्स पावरफुल स्टेट्स एंड नाटो नेशन डिसाइडेड वेदर इन्फोर्समेंट एक्शन शुड बी टेकन और नॉट। तो अब ये नाटो और यूएन और नाटो, जो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर इन्फोर्समेंट कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कंट्री में कोई रूलर, कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने कंट्रीज़ में लोगों को परेशान कर रही है या इस तरह का सा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो इंटरफेयर पूरा करेगी यूएन एंड नाटो। नाटो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है मेनली, तो वहाँ उनकी फोर्स जाएगी और इंटरफेयर करेगी। थर्ड, मैनी गवर्नमेंट आर सस्पिशियस ऑफ यूएन इंटरवेंशन इन डिफेंस ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे स्टिल रिगार्ड such matters as belonging to their domestic jurisdiction। jurisdic मतलब जो उनका जो ज्यूरी सिस्टम है, उनका जो डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन है, वो चाहते हैं कि भाई हमारा, हम लोग देख लेंगे, हमारे यहाँ कानून बने, हम पनिशमेंट दे देंगे किसी ने गलत किया है। तो ये एक सस्पिशियस रहता है यूएन के ऊपर कि यूएन इंटरवेंशन या इंटरफेयर क्यों करे। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी भाई दूसरे लोग क्यों आके हमारे कंट्री में बोले आकर, लेकिन ये करना पड़ता है। यस, देयर हैड बीन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स सिंस end of the Cold War, but the China has been continuously successful in blocking uh, discussions of its bad human rights record. Dissidents do not matter as individual in China, but China has long tradition. Scholars define the ruler of fighting reform like independent judiciary, free press and तो चाइना में एक थोड़ा सा इश्यूज, अब चाइना भी अपने आप में एक पावरफुल है, तो छोटे जो कंट्रीज़ हैं, गरीब जो कंट्रीज़ हैं, छोटे वीक कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो नाटो यूएन का तो बड़ा इंटरफेयर चलता है, क्योंकि छोटे लोग हैं, छोटी कंट्री है, ठीक है। लेकिन अब चाइना में भी रोहिंग्या, देखो मुस्लिम्स का कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है वहाँ पर चाइना में। लेकिन चाइना की चीज़ें खुल कर आती नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे फ्री प्रेस पर रोक है, ठीक है, इतना ओपनली बाहर इंफॉर्मेशन जा नहीं पाती है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, रोहिंग्या मुस्लिम का बेसिकली चाइना में। लेकिन यहाँ पर यूएन और नाटो कोई कोई इंटरफेयर नहीं कर पाता है। तो ये एक है कि जब कोई सामने पावरफुल कंट्रीज़ हो तो वहाँ पे फिर उतना उस तरीके से हम इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े वॉर पे फिर चला जाएगा अगर इंटरफेयर करेंगे। फिर उसके बाद देखो एक सिक्योरिटी है हमारा हेल्थ रिलेटेड। तो वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। पहली प्रॉब्लम क्या देखी? वॉर, वेपन्स, मिलिट्री आर्म, ये देखिए इसको रोक रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या देखी? दूसरी पॉवर्टी देखी,
क्या देखी? पॉवर्टी। फिर हमने रिफ्यूजी और डिस्प्लेस पर्सन वाली प्रॉब्लम देखी। सिक्योरिटी का अपोजिट प्रॉब्लम समझो ज़रा पहले, तभी हम सिक्योरिटी करेंगे ना। फिर हमने देखा ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स कितना ज़रूरी है। फिर हम लोग देख रहे हैं हेल्थ रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ की। बड़ी बड़ी डिसीज़ अचानक से फैल जाती हैं। एक टाइम पे HIV, 1990s के टाइम पे HIV एड्स अफ्रीका में बहुत फैला था। काफ़ी लोग उसमें उनकी डेथ हुई थी, हज़ारों लोगों की। बर्ड फ्लू में लाखों लोग की डेथ हो गई थी। फिर कोरोना में लाखों लोग की डेथ हो गई। तो ऐसे में जो WHO है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प करता है, असिस्ट करता है, और ऐसी बीमारियां ना फैले इसको प्रमोट करना, ठीक है। देखो, international organizations such as WHO, UN, UNICEF, and the World Bank become actively involved. AIDS would continue to pose a great challenge to the peace and stability. ठीक है। तो एड्स से तो काफ़ी रिकवरी कर रही है अगर 2024 की अगर हम बात करें। लेकिन जो 90s के टाइम पे तो देखो कितने लोग मरे हैं। सिंस HIV एड्स वॉज फर्स्ट नोन more than 27 years ago, some 22 million people have died. बताओ, 22 मिलियन, 2 करोड़ के ऊपर have died of this disease. Over 42 million people are currently suffering from this disease, from the AIDS. So, AIDS infection rising rapidly in countries including, देखो अफ्रीका में तो था ही था, वर्स्ट अफेक्टेड रीजन अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। और इंडिया में भी काफ़ी फैला था, चाइना में भी। लेकिन अब तो काफ़ी कंट्रोल है, क्योंकि प्रोटेक्शन और एड्स का जो मेन रीज़न थे उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन किया गया। सो दिस डिसीज़ हैज़ इनॉर्मस इफेक्ट इंक्लूडिंग पॉवर्टी, ब्रेकिंग द फैमिली बॉन्ड। क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है कि यार इसको एड्स है, दूर भागो इससे, काइंड ऑफ So according to the some economic analysis, the AIDS has become single greatest threat to economic development in sub-Saharan। तो का मतलब जब बीमारी से इंसान इतनी बड़ी बड़ी लाखों लोग मरे जा रहे हैं, इससे जूझेगा इंसान, तो कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। तो द रिमाइडल ड्रग कॉस्ट $1000 पर पर्सन एवरी ईयर। एक इंसान के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है देखो, $1000 लाखों रुपए में। इन यूएसए एंड द यूरोपियन कंट्रीज गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग्स टू एवरी वन हु नीडेड देम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की है WHO ने भी, और डेवलप कंट्रीज़ ने। सच प्रोग्राम कुड इफेक्टिवली कट द डेथ रेट, बेटर हॉस्पिटलाइजेशन, फिर मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी दी गई, और इसके इंजेक्शन और ड्रग्स बांटे गए, और इससे प्रोडक्शन कैसे करना है इसको कंट्रोल किया गया। पहले तो ये बीमारी का पता ही नहीं था कि लोग क्यों मर रहे हैं। जब पता चला कि एक बीमारी है, ये इसलिए मर रहे हैं, बीमारी क्यों फैल रही है, फिर वो पता किया गया, फिर उस पे फिर प्रोटेक्शन आए, ठीक है ना, कि इस तरीके से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं ऐसी एड्स से, ऐसी बीमारी से। सो देयर वर हाई रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू द अदर कम्युनिकेबल डिसीज फैल जाए, सच एज डेंगू फीवर। फिर डेंगू भी बहुत फैला था, और है चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू था। अभी आपके सामने सामने कोरोना का एक एग्जांपल है। तो ये एक हमें ज़रूरत है इनसे सिक्योरिटीज़ की, किससे, हेल्थ इश्यूज़। सो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी नीड टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भाई अगर इतने बड़े लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए।
दूसरे कंट्रीज़ का साथ भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज़ बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन और ग्रीन, जो ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये हुआ, माइग्रेशन, तो ये चीज़ों को कैसे हमें निकलना है, तो ये सब एजेंसीज काम करती हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। बहुत सारे सीरियस क्राइम्स हुए हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, उसको रोकना है, जैसे किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हुई। डिपार्टेशन ऑफ फोर्सिबल ट्रांसफ़र, लोगों को भगा देना अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री कब्जा कर लेना, रेप, जेंडर इश्यूज़ हैं, रेसिज्म है, काला गोरे वाला भेद है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इस पर रिकवर करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए बाकी कंट्रीज़ का भी। सो अब देखो इंडिया से रिलेटेड क्या है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, देखो ये लाइन वाइज पढ़ते रहे ना, मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, और पर्टिकुलर लाइन वाइज में कहीं पर भी दिक्कत होगी तो पैराग्राफ वाइज वो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बहुत इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंपल सा, तो इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये, क्योंकि ओवरव्यू मैंने बता दिया तो फिर आपको टफ लगेगा नहीं। तो व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी नीडेड इन इंडिया, इंडिया को अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अभी तो इंटरनेशनल लेवल से बात कर रहे थे, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिफेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, जैसे कश्मीर वाला इश्यूज़ है, चाइना वाला इश्यूज़ है, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, ये हमें सिक्योरिटी चाहिए कि वो आके हमारे बॉर्डर कैप्चर ना करे, ठीक है ना, अटैक ना करे। तो इंडिया सराउंडेड न्यूक्लियर पावर, साउथ एशिया, चाइना पर न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो ये भी एक थ्रेट है कि नहीं है। जो भाई वही है ना, जिसके पास वेपन्स है, जो चाहे वो कर ले, पहले जिसने कर लिया वो अगर पावरफुल है, अब पहले उसकी तरफ से स्टार्ट हो गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना बड़ा। मीटिंग थ्रेट टू सिक्योरिटी विद इन कंट्री में, जैसे कि टेररिज्म जो है, कंट्री में कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अभी 2010 से पहले, काफ़ी सारे ट्रेन में और रिलीजियस प्लेसेस में काफ़ी टेरर अटैक्स और ब्लास्ट हुए से इनोसेंट लोग मारे गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो विद इन इंडिया भी सिक्योरिटी चाहिए, बॉर्डर पे चाहिए, और इंडिया पर भी, विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी सिक्योरिटी चाहिए हमें। फिर क्या, अपोजिंग कोलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, सपोर्टिंग डिसअर्ममेंट एंड ए विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद यूएन एजेंसीज। यूएन एजेंसीज को हमें क्या करना है, कोऑपरेट करना है, ठीक है ना। और कोलोनिज्म को अपोज करेंगे, अब तो कोलोनिज्म ख़त्म ही हो गया है, अब कहाँ कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर रूल करती है ना। पहले था, अंग्रेज़ लोग यहाँ जाते थे, ब्रिटिश और फ्रेंच, डच, तो दूसरे कंट्री बिजनेस करते धीरे धीरे रूल करने लगते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बना, यूएन का मेन फंक्शन था डीकोलोनाइज। डीकोलोनाइज मतलब जो जो कंट्री में दूसरे कंट्रीज़ की ये है रूल कर रहे हैं, कॉलोनी बनाई है, तो वहाँ से हटाना। तो ऐसे धीरे धीरे तो बहुत सारे कंट्रीज़ को उन्हें आज़ाद कराया यूएन ने। इंडिया को सपोर्ट करना है डिसआर्मामेंट, कि भाई जो भी यूएन से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कि कितने हम वेपन्स, कितने हम मिलिट्री बढ़ा सकते हैं पावर, उतने ही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। तो इस तरह यूएन एजेंसीज़ को सपोर्ट करना है। फिर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, द जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप केप्ट अवे फ्रॉम द राइवलरी बिग पावर। जब कोल्ड वॉर हो रहा था
तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू दोनों, जो रशिया और यूएसए का जो मेन कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए के पास कुछ अपने ग्रुप की कंट्रीज़ थी, रशिया के पास के ग्रुप में कुछ कंट्रीज़ थी, लेकिन दोनों से इंडिया दूर रहा और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया। नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब अलग ही कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया इंडिया ने। मेन इंडिया जवाहरलाल नेहरू लीड किया और उनके थ्रू बिजनेस को बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना, कि भाई हम वो दो पावर के बीच में नहीं फंसेंगे। तो काफ़ी जो ये 10-12 शुरुआत से जो कंट्रीज स्टार्ट की थी, तो धीरे धीरे बढ़ती गई थी नॉन अलाइनमेंट कंट्री की। इसके बारे में पूरा पूरा चैप्टर है। फिर देखो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इंडिया ने बहुत सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए, क्योंकि इंडिया पावर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ हुआ, तो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिकली इनइक्वलिटीज़, तो इस तरह चीज़ें जो हैं इंडिया में हो रही हैं। ठीक है, अगर ये देखो पॉइंट, जैसे कि ये नॉन अलाइनमेंट वाला बताया, यहाँ से देखो ये वाले पॉइंट कि किस तरह इंडिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, या इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। तो इंडिया साइन केमिकल वेपन बैन ट्रीटी, इंडिया ने साइन किया कि केमिकल वेपन नहीं बनाएंगे। ठीक है, इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है एजेंसीज़ को, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसीज़ को। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक सर्व इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, IMF भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, लोन में और कैपिटल फ्लो में। इंडिया कंटिन्यू टू बी एमंग द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो जो भी यूएन के पीस बनाए रखने ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें इंडिया का काफ़ी कोऑपरेशन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया के यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरीके से एजेंसीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी चैप्टर में जो भी डाउट रहेगा तो डाउट तो आप पूछ ही सकते हो बाद में, स्क्रीनशॉट भेज देना मार्किंग करके और डाउट पूछ लेना।